वे साजिश कर रहे हैं। वे किसी तरह 7 अक्टूबर जैसी वारदात अमेरिकी ठिकानों पर अंजाम देने, अमेरिकियों को बंधक बनाने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें ईरान ले जाने की योजना बना रहे हैं। अगर दुनिया चुपचाप बैठी रहना चाहती है और वही नतीजे की उम्मीद करती है। JNS के एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान बिजान कियान हैं, इंस्टीट्यूट फॉर वॉइसेस ऑफ लिबर्टी के सह संस्थापक और अध्यक्ष, जिन्हें 2 बार अमेरिकी सेनेट से मंजूरी मिली है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दी है। राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के तहत वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पदों पर 2016 राष्ट्रपति परिवर्तन टीम में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के ऑफिस के डिप्टी लीड भी रहे। आज हम इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा उत्पन्न हो रहे खतरे, उसके वैश्विक साझेदारियों और इस युद्ध के इस दौर में अमेरिकी नागरिकों को इस शासन की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में क्या समझना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो शो में आपका स्वागत है बिजान। आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपके साथ होना अच्छा है एमिली। ये दुनिया अजीब है, चर्चा बहुत है। आज वाकई में चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। अब आपने चेतावनी दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक का संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ मिसाइलों और परमाणु हथियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे जाता है। आपने एक परिदृश्य बताया जिसमें ये शासन अमेरिका में भी 7 अक्टूबर जैसे हमले और बंधक बनाने की कोशिश कर सकता है। ये खतरा कितना असली है और वॉशिंगटन के कई लोग इसे क्यों कम आंकते हैं? देखिए एमिली, खुफिया अधिकारी, खुफिया संगठनों का काम बहुत मुश्किल होता है। अगर वे किसी चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं जिसे वे खतरा मानते हैं, वो आसन्न खतरा है, और वे इसकी रिपोर्ट करते हैं, तो उन पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लग सकता है। उन पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने या ज्यादा उत्साही खुफिया अधिकारी होने का आरोप लग सकता है। और अगर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो उन पर चीजें ना देखने का आरोप लगेगा। आप जानते हैं, खुफिया अधिकारी और रिपोर्टर में फर्क होता है। एक खुफिया अधिकारी का आकलन इस आधार पर होता है कि उसने धमाके से पहले कितनी अच्छी तरह काम किया है, और जाहिर है, एक समाचार रिपोर्टर का माहौल धमाके के बाद का होता है। ये मुश्किल स्थिति है। हमें उन पुरुषों और महिलाओं का आभारी होना चाहिए जो हमारे देश के गुमनाम नायक हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक देश को सुरक्षित रखा है। लेकिन आप जानते हैं, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गुंजाइश सुधार की होती है। अतीत में, आप जानते हैं, चलिए वापस चलते हैं। देखते हैं कि 11 सितंबर से ठीक पहले क्या हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। तंजानिया और केन्या में दूतावासों पर हमला हुआ था, और यमन में USS कोल पर भी हमला हुआ था। तो अगर आप 5 साल के बच्चे से पूछे, मैं कुछ शब्द बोलने जा रहा हूं और आपको तर्क संगत क्रम में बताना है कि आगे क्या आता है, मैं कहता हूं जमीन, समुद्र, और 5 साल का बच्चा निसंदेह कहेगा हवा। तो 9/11 ऐसा ही था। सोचिए, अगर आप पूछें कि ये कितना वास्तविक है और हम कैसे प्रतिक्रिया दें, तो और दूसरी बात यह है, आप जानते हैं, हमने ये भी देखा जब इजरायली खुफिया एजेंसी ने जेरिको वॉल बुकलेट पाई थी, और जब अच्छे खुफिया अधिकारी, इजरायली खुफिया अधिकारी ने बताया कि मैं सीमा पर असामान्य गतिविधियां देख रहा हूं। फिर वे महिला पर्यवेक्षक जो सीमा पर निगरानी कर रही थी, उन्होंने बताया यहां कुछ अजीब हो रहा है, और इसे नजरअंदाज कर दिया गया, इसे अनदेखा किया गया। ये IDF या इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रति दया या कठोरता का सवाल नहीं है। ये सिर्फ जो हुआ उसकी रिपोर्टिंग है। जो हुआ वो ये था कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया। यही हकीकत है। और 7 अक्टूबर की त्रासदी घटी। तो कोई मुझे बढ़ा चढ़ाकर बोलने या ऐसी बातें सोचने का आरोप लगा सकता है जो शायद होने वाली नहीं है। नहीं, ईरानी खुफिया एजेंसी नियमित सेना के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें लॉजिस्टिक्स की जरूरत है। उन्हें यह जानना है कि उन्हें किस तरह का समर्थन चाहिए। जब भी वो इस तरह के ऑपरेशन करते हैं, वो साजिश रच रहे होते हैं। वे 7 अक्टूबर जैसी घटना को अमेरिकी ठिकानों पर अंजाम देने, हमला करने और अमेरिकियों को बंधक बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्हें ईरान ले जाने की योजना बना रहे हैं। और फिर आप कहेंगे, बिजान, अरे छोड़िए, ये बहुत दूर की बात है, वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर दुनिया चुप बैठकर ऐसा कहना चाहती है, तो वही नतीजे की उम्मीद करे जो हमारे साथ 9/11 को और इजराइल में अक्टूबर में हुए। त्रासदी, 7 अक्टूबर की त्रासदी, हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए। इसीलिए लोगों को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
इसमें बहुत राजनीति और पक्षपात है। कई लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप पसंद नहीं है। कुछ लोग तो ये भी नहीं बता पाते कि क्यों। लेकिन आप जानते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं और दूसरों से लगातार प्रभावित होते हैं। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये माहौल वास्तव में उतना शुद्ध नहीं है जितना चाहिए, उतना शुद्ध और साफ नहीं है। मुझे लगता है यही कारण है। सवाल है, आप पूछते हैं ये साजिश कितनी संभव है। ठीक है, यही सवाल आपको 9/11 से पहले पूछने चाहिए थे और यही सवाल आपको 7 अक्टूबर से पहले पूछने चाहिए थे। वे ऐसा करने में सक्षम हैं। उन्होंने दिखाया है संकेत। कि जब वो आते हैं और कहते हैं हम अमेरिकियों को बंधक बना लेंगे और हर एक के लिए $1 अरब वसूलेंगे, उन्हें गंभीरता से ले। उन्हें गंभीरता से ले। यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। और अगर ये अतिशयोक्ति लगती है, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहूं। मुझे लगता है मैं हमले से पहले की सोच रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब कई वर्षों तक पश्चिम में और साथ ही ईरानियों ने भी IRGC इस्लामी गणराज्य और आर्टेश यानी नियमित ईरानी सेना के बीच अंतर किया। उनका मानना था कि सेना IRGC की तुलना में पेशेवर और विचारधारा के प्रति कम प्रतिबद्ध है। आप तर्क देती हैं कि ये धारणा अब सही नहीं है, तो क्या बदल गया है? और आप उदाहरण के लिए रियर एडमिरल हबीब सैयारी को नियमित सशस्त्र बलों में शासन की गहरी पैठ का प्रतीक क्यों मानती हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। मैं कहना चाहता हूं कि नीति निर्माण में ये अकेली गलती नहीं है। हम सालों से गलतियां कर रहे हैं। आप जानते हैं, ईरान को पूरी तरह समझने के मामले में ज्ञान की बहुत कमी है। जब आप ईरान की बात करते हैं तो वो सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं है, ये एक सभ्यता है। आपको ये समझना होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो क्या ये विजन, तुम अब कविता की बात कर रहे हो, इसका सभ्यता से क्या संबंध है? ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी क्या भूमिका है। मैं तुम्हें अबादानोन ले जाऊंगा और इस शहर में लोग भूखे हैं, वे पीड़ित हैं, उनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है। और फिर होता यह है कि जब सरकार की तरफ से चावल के बैग पहुंचाए जाते हैं तो वे उन्हें फेंक देते हैं। वे उन्हें फेंक देते हैं, वे इसे स्वीकार नहीं करते। दुनिया में कहीं और ऐसा सुनने को नहीं मिलता। ऐसी चीजें जब होती है तो लोग उन चावल की बोरियों को पकड़ने के लिए लड़ पड़ते हैं, जो भी हो। मैं ऐसा नहीं होता। दूसरा, हमने मान लिया, जैसा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, बहुत ही मजेदार। उन्होंने कहा कि 94 मिलियन लोग देश से भागने वाले हैं। यह शिक्षा की कमी और ज्ञान की गरीबी को दर्शाता है। ये वो लोग नहीं है जो भाग जाएंगे, वे लौटते हैं। और मुझे बताया गया है और समझाया गया है, और आप जानते हैं, मैं बस ईमानदारी से कहूं, बेहद बेबाक। मैं खुद को उस ज्ञान की कमी से अलग नहीं कर सकता। हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हमें इतिहास नहीं पता, हमें उस सभ्यता की गहराई नहीं मालूम जो संस्कृति और लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है। बिना देशवासियों को जाने उनसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? ये अच्छी बात नहीं है। तो अब हम उस मुद्दे पर आते हैं। आपने इस रियर एडमिरल का जिक्र किया, हबीब सयारी। तो पहले हम देख रहे थे, जैसा कि आपने बताया, आईआरजीसी और आर्टिस के बीच का अंतर। हमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि हमें लगा कि आर्टिस का एक इतिहास है। इसकी एक सैन्य सिद्धांत थी जो देश और जनता की रक्षा पर आधारित थी, और हम गलत थे। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत। ये वैसे ही है जैसे लोगों ने ट्रंप से पूछा था, आप कह रहे थे ये अच्छे लोग हैं। पहली और दूसरी परत हटा दी गई। तीसरी परत वे हैं जिनके साथ हम सच में काम कर सकते हैं। वो लौटे और बोले, हम नीच लोग से निपट रहे हैं। तो क्या हुआ? फर्क क्या है? हमें ये समझ कैसे आया? ठीक है, यही बात आईआरजीसी और आर्टेश के बीच के फर्क पर भी लागू होती है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। एक बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि दो भाई थे। एक ने आईआरजीसी का नेतृत्व किया, दूसरा सेना में था। सलामिस। आपने रियर एडमिरल हबीब सयारी का जिक्र किया। आप जानते हैं, हमने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसे लोगों का सम्मान प्राप्त था। वो पुरानी पीढ़ी से थे, उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की थी,
बाकायदा शिक्षा पाई थी, कमांड स्कूल भी किया था, सब कुछ। हमने कहा, आप जानते हैं, ये व्यक्ति शायद ऐसा कुछ कह सकते हैं। आप जानते हैं, अरे दोस्तों, हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, हमें चलो चलो बस लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, चलो समझदारी से काम लेते हैं। और हम गलत थे, बिल्कुल गलत। सबसे पहले वही कहानी, उसका भाई मेहदी खुफिया विभाग का प्रमुख है। लोग कहते हैं कि दोनों भाई आपस में बात नहीं करते और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, मान लिया। सरकार ने एक भाई को आईआरजीसी में और दूसरे भाई को नियमित सेना में इसलिए चुना है क्योंकि वे आपस में बात नहीं करते, क्योंकि वे सच में आप जानते हैं, हमेशा आमने सामने रहते हैं। ये एक अभिव्यक्ति है जो मुझे असल में आज सुबह ही सिखाई गई थी, लेकिन इसका मतलब है जब वे आमने सामने होते हैं, और इसका मतलब है कि वे सच में एक दूसरे के खिलाफ है। मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। हबीब सैयारी आज ईरान के बच्चों के हत्यारों का मुखपत्र बन गया है। वो वहां कंधों तक पदकों से सजा खड़ा है, पूरी तरह सैन्य दिखता है, लेकिन बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन आज उसे एक बेकार, बिल्कुल बूढ़ा आदमी माना जाता है जो किसी काम का नहीं है। आप जानते हैं, साझा जिम्मेदारी भी एक अवधारणा है। अगर आप अन्याय देख रहे हैं, अगर आप कोई अपराध देख रहे हैं, आप ना सिर्फ कुछ नहीं करते बल्कि उसमें मदद भी करते हैं। आप उसे बढ़ावा देते हैं। वो जगह जगह घूम रहा है, उसे देखो। वो बच्चों को चूम रहा है और उन लोगों की कब्रों पर जा रहा है जिन्होंने ईरानी बच्चों को मारा था। यही उसका किरदार है। तो अब उस पर किस लिए भरोसा करना चाहते हैं? किस भूमिका के लिए? जो उसके अधीन है। आप जानते हैं, आपने फर्क की बात की थी। फर्क आरजीसी और नियमित सेना के बीच नहीं है। फर्क इन बूढ़े लोगों और उनके अधीन लोगों के बीच है, जिन पर उनके पास जो भी पदक है उसके लिए बहुत कुछ बकाया है। आप जानते हैं, उन्होंने जो भी कारण से कमाए, हर पदक के लिए उन पर बहुत कुछ बकाया है, जिसके आगे वे झुक जाते हैं। ऊपर से आने वाले हर आदेश के लिए, जो कहता है ये करो, और वे उसे कर देंगे। और जब आप इस रियर एडमिरल को देखते हैं, एक सितारा फ्लैग अधिकारी, उसे देखकर उसका सम्मान करना मुश्किल है। और मेरी बात मानो, उसके अधीन लोग अब उसका सम्मान नहीं करते। तुम फर्क ढूंढ रहे हो? ईरान में उभर रही युवा फ्लैग अधिकारियों की नई पीढ़ी को देखो। उन्हें ये पता है, वे बस बहुत डरे हुए हैं। तुम जानते हो, एक बात, एक गलत कदम और वे मर जाएंगे। वे इससे बहुत डरते हैं। तो तुम जानते हो, मुझे लगता है कि भविष्य उस पुराने गुट के बिना भी देखा जा सकता है, जिनकी छाती पर वे सारे रिबन हैं और जो सरकार के किसी खास एहसान तले हैं। यानी अगर सरकार कहे, तुम जानते हो, मैं बच्चों को मारने जा रहा हूं, तुम्हें बस वहां खड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर हो सके तो मुझे कुछ गोलियां भेज देना। यही तो हबीब सैयारी और उनके जैसे लोग कर रहे हैं। वे घिनौने हैं। ऐसे लोगों पे शर्म आती है जो वो वर्दी पहनते, और उनका काम है लोगों और देश की रक्षा करना, और वे दोनों में असफल रहते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा मानना है, इस मौके का इस्तेमाल करते हुए, कि सैन्य कर्मियों का भविष्य, जिसमें शामिल है, जिसमें नवनियुक्त वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है, वो उज्जवल है। अगर उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है, उन्होंने कुछ चुराया नहीं है, अगर उन्होंने सच में किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया है, उन्होंने कहीं किसी के मन में अपने खिलाफ कोई निजी शिकायत पैदा नहीं की है, तो उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। सेना का भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि देश निश्चित रूप से अपनी नियमित सेना की देखभाल करने की ओर वापस लौटेगा। क्षितिज पर अच्छी खबर है, आइए अगली पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग खक गए हैं, उन्हें इस पुराने गुट से छुटकारा पाने में मदद चाहिए। वाह, हाँ, ये सच में एक धोखा है। ईरानी लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। मैं विषय बदलना चाहती हूँ क्योंकि हमने यूक्रेन में रूसी ड्रोन के बारे में काफी सुना है। रूस द्वारा इस्लामी गणराज्य को दी जा रही मदद पर कम ध्यान दिया गया है और मुझे पता है आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। शाहिद ड्रोन की सटीकता बढ़ाने के लिए मॉस्को द्वारा कमीटो एम नेविगेशन सिस्टम के ट्रांसफर की खबरें कितनी महत्वपूर्ण हैं? और अब रूसी सैन्य या खुफिया समर्थन के कौन-कौन से अन्य रूप हैं जो जनता की नजरों से दूर हो रहे हैं? एमिली, वर्षों तक ईरान और ईरान की शाही सरकार के लिए सैन्य शिक्षा का मानक नाटो मानक ही था। और इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मानक ही
वास्तव में अधिकारियों को सिखाए जाते थे। जब वो समाप्त हुआ, पहले पूर्व सोवियत संघ और बाद में रूस ने वो भूमिका निभाई, और वो शिक्षा जिसका एक पुराना इतिहास रहा है उसे फिर से बहाल किया गया। और खुफिया जानकारी साझा करना, सैन्य शिक्षा, आप जो भी कहे, ये सब वहां था, और ये बढ़ रहा है। और कोमेट्टा एम के बारे में पुष्टि हुई है कि इसे शायद 136 ड्रोन पर लगाया गया है ताकि नेविगेशन क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। और आप जानते हैं, मैं ये सोच रहा था कि ये ड्रोन कथित तौर पर रूस को कब बेचे गए थे। मैंने उस पर सवाल उठाया था। तो ये बहुत बहुत अजीब है। मेरा मतलब है, ये कोई जटिल टेक्निक नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसे कोई भी देश जिसके पास कुछ बुनियादी साधन और एक 3D प्रिंटर हो, जो चाहे कर सकता है। रूस इस्लामी गणराज्य से ड्रोन क्यों खरीद रहा है? ये सस्ते ड्रोन्स हैं और वे इन्हें बना सकते हैं, तो वे इन्हें खरीद नहीं रहे थे। वे इन्हें इस बहाने से ले रहे थे ताकि उनमें बेहतर नेविगेशनल क्यूमेटा एम लगाकर उन्हें वापस भेज सके। यही हो रहा है, और ये जारी है। ये बहुत शांत तरीके से जारी है। आप जानते हैं, संचालनात्मक खुफिया सहायता। और क्या हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये रवैया नहीं रखना चाहिए कि कोई बात नहीं। आप जानते हैं, बड़ा चढ़ाकर पेश की गई खुफिया रिपोर्टें, आप जानते हैं, जरूरत से ज्यादा उत्साही ऑपरेटर जोश में आ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक है। अगर हम वही रवैया जारी रखते हैं तो इससे ऐसा नुकसान होगा जिसका हमें पछतावा होगा, एमिली। बिल्कुल सही। हमने देखा कि थोड़ी तरक्की और प्रगति से हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन आईडीएफ के खिलाफ इस्तेमाल किए, उनसे लेबनान में काफी हताहतें हुई। हमलों को अंजाम देने के लिए वे जो बदलाव कर रहे हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप जानती हैं, वॉशिंगटन में इस पर बहस बढ़ रही है कि क्या इसमें मतभेद है। जैसा कि आपने बताया, यरूशलेम और वॉशिंगटन के बीच इस्लामी शासन से निपटने के तरीके को लेकर मतभेद है। आपने खुद कहा है कि मतभेद पूरी दुनिया को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। आप ऐसा क्यों मानती हैं? आपको क्या लगता है कई अमेरिकी नीति निर्माता जैसे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस शासन के बारे में क्या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, वे कई बातें समझ नहीं पाते, एमिली। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। हमने अभी एक और मुद्दे की समीक्षा की थी। लेकिन आप जानती हैं, इजराइल मध्य पूर्व का एकमात्र लोकतंत्र है। अगर कोई इस पे सवाल उठाता है, अगर कोई सोचता है, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, जब आपका देश लोकतांत्रिक हो तो उसमें स्थिरता होती है। बदलाव तो हर देश में होता ही है। लेकिन जब आपके पास लोकतंत्र होता है तो बदलाव लोगों के एक दूसरे को मारे बिना भी हो जाता है। बस आप जानते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री पिछले 70 सालों से, शुरुआत से ही, तो वो एक सहयोगी है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऐसा सहयोगी है कि अगर मैं इसे बयान करूं, मैं वही दोहराऊंगा जो राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा। याद है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अगर इजराइल न होता, संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पूर्व में एक सहयोगी के रूप में इजराइल बनाना पड़ता। तो डेलाइट, इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो, राजनीति और कूटनीति में इस शब्द का इस्तेमाल अजीब है। तुम जानते हो, जब दो चीजों के बीच जरा सा भी खुला स्थान होता है तो रोशनी अंदर आ जाती है। इसका मतलब है जरा सा भी फर्क। ये महत्वपूर्ण है। इसे डिलाइट कहा जाता है, ना कि कोई बड़ा मतभेद। इसके पीछे एक वजह है। इसका मतलब है कि अगर वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच दुनिया को लेकर कोई छोटा सा मतभेद है, तो दुनिया में उथल पुथल की उम्मीद करे। उम्मीद क्यों करे? क्योंकि इजराइल मैं था, आप जानते हैं, मैंने मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, कॉकेशियस और रूस का पोर्टफोलियो संभाला था एक्सिम बैंक में, जहां मैंने सेवा दी थी। और मुझे याद दिलाया गया, किसी ने मुझसे पूछा, और राजदूत ओरिन ने वास्तव में मुझसे पूछा। उन्होंने कहा, विजनन, क्या तुम्हें पता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में है? मैंने कहा, हाँ। क्या आप वहां नहीं गए? मैंने कहा, मैं वहां जाने की योजना बना रहा हूं। तो इजराइल मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट एक खतरनाक जगह है, और जब वॉशिंगटन व यरूशलेम में मतभेद होते हैं तो उथल पुथल की उम्मीद करें, समस्याओं की उम्मीद करें। तो हमारा इजराइल के साथ ये रिश्ता क्यों है? और जाहिर है, हम हर बात पर सहमत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच दूरी है। डेलाइट का मतलब है बुनियादी चीजों पर असहमति होना, जैसे कि इजराइल की सुरक्षा।
ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप जरा सा भी फर्क आने दें। इसलिए वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच कोई दूरी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हमें उस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। हमें एक साथ होना चाहिए। आगे बढ़ो। इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सबसे करीबी सहयोगी है और एकमात्र लोकतंत्र है। चलिए स्थिरता पर भरोसा करते हैं। आइए इसी पर दाव लगाते हैं। और जहां तक आप जानते हैं टिप्पणियां करने की बात है, मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना आप हैं कि अचानक एक सहयोगी पर यह हमला क्यों हो रहा है। क्या हम अपने सहयोगियों को दुश्मनों की तरह और अपने दुश्मनों को दोस्तों की तरह मान रहे हैं? मैं उलझन में हूं। ये पूछने के लिए बुरा सवाल है। मैं इसका जवाब सुनना नहीं चाहता क्योंकि मुझे डर है कि जवाब कुछ ऐसा होगा जो मुझे सुनना पसंद नहीं है। आप जेडी वॉन्स के सलाहकारों जैसे सोहा अबू महावी पर आई रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं? थ्रिता पारसी ने कहा कि वो सलाह दे रहे हैं और खुद को ऑल्ट राइट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या ये ईरान पर अमेरिकी नीति से जानबूझकर छेड़छाड़ करने की कोशिश है? क्या वे उपराष्ट्रपति के इजराइल पर विचारों को प्रभावित कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं हैरान हूं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं बहुत हैरान हूं। लेकिन देखिए, आपको आपको उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को थोड़ी रियायत देनी चाहिए। मुझे बस कुछ अनुमान लगाने दीजिए और देखिए क्या ये आपको ठीक लगते हैं। क्या आपको लगता है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सच में ट्रंप के खिलाफ हैं? या आपको लगता है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके कान में फुसफुसाया? आप जानते हैं, जब मैं सख्त पुलिस वाले की भूमिका निभाता हूं तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, और जब मैं नरम पुलिस वाले की भूमिका निभाता हूं तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। और तुम क्या सोचते हो? उपराष्ट्रपति वेंस जो राष्ट्रपति के प्रति समर्पित है और राष्ट्रपति के भरोसेमंद है, क्या उपराष्ट्रपति है? तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना है कि मैं बस ईमानदारी से आपसे असहमत होने वाला हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये समझ नहीं आता एमिली, इस तरह सोचना। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है विदेश मंत्री मार्को रूबियो सबसे होशियारों में है, अब तक के सबसे होशियार विदेश मंत्रियों में से एक? वो दुनिया के सबसे अशांत माहौल में सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं। और वो कमाल का काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उस छोटे से क्लिप में उनकी असंतुष्ट प्रतिक्रिया क्यों थी? क्या आपको लगता है कि वो सच में राष्ट्रपति से असहमत है? राष्ट्रपति ट्रंप? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है एमिली, यहाँ एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है और सबसे अच्छा यही है कहना कि यहाँ मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। सावधान रहें कि आप ऐसी बातचीत में न फंस जाएं जिसमें जरूरी नहीं कि आपकी कोई भूमिका हो। वे दूसरों से बात कर रहे हैं। अगर लगता है हम दोस्तों से दुश्मनों जैसा और दुश्मनों से दोस्तों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। ये एक अच्छा संकेत है। आपको या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की कल्पना करनी होगी, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सलाहकार पूरी तरह से अपने होश में नहीं है, या वे जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। आशा करते हैं कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, ना कि वे पागल हैं। मुझे लगता है ये सोचना मुश्किल है कि वे सब पागल हैं, लेकिन दूसरों पर लक्षित मनोवैज्ञानिक युद्ध की जटिलता को समझना इतना मुश्किल नहीं है, हमारे ऊपर नहीं। लेकिन जाहिर है हम इसे सुनते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। और आप जानते हैं, आप ईरान के लोगों के बारे में सोचते हैं जो ये तकलीफें झेल रहे हैं, पश्चिमी देशों से निपट रहे हैं जो उन्हें समझते नहीं, उन्हें उनकी सरकार से जोड़ देता है, मानो वे एक ही हो। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी गणराज्य को उसके असली नाम से बुलाना शुरू किया है। ये ईरान में एक संस्था है। 48 साल की तानाशाही और आतंक, तो मैं उस अंतर से खुश हूं। मैं इस बात पर अफसोस जता रहा हूं कि सभ्यता, ईरान के लोगों और हालात की जटिलता को लेकर जागरूकता की कमी है। आरजीसी को समझो, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे का रास्ता खोजो। तुम बार बार इतिहास को देखते हो और चाहते हो कि भविष्य भी वैसे ही चले। और जानते हो, मेरा ख्याल है ये डेविड ह्यूम या किसी ने कहा था कि भविष्य पर यह कोई बाध्यता नहीं है कि वो अतीत की नकल करे। तो हमें थोड़ा सा जागना पड़ेगा, पीछे देखने की बजाय आगे देखना चाहिए। आगे क्या आ रहा है, हमें बैल के बाई ओर रहना है।
आपने कहा है कि इस्लामी गणराज्य के खिलाफ युद्ध तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक आप ईरानी लोगों को सही से नहीं समझते। और अब जनवरी के विरोध प्रदर्शन में लोगों की एक मांग बहुत स्पष्ट थी कि युवराज रेजा पहलवी इस्लामी गणराज्य से बाहर निकलने के लिए नेतृत्व करें। फिर भी उन्हें अमेरिका की तरफ से कुछ हद तक अनदेखा किया गया है, प्रशासन और अन्य विश्व नेताओं द्वारा। ऐसा क्यों है? यानी अमेरिकी नीति निर्माता ईरानी जनता के बारे में क्या बात नहीं समझ पाते और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? एमिली, इतिहास इसे दर्ज करने वाला है। जो आप अभी सबसे बड़ी आपदा के रूप में बता रही थी, जिसे टाला जा सकता था। सबसे बड़ी आपदा जिसे टाला जा सकता था। मैं आज आपके साथ ये बात कहूंगा ट्वे। इस 26 जुलाई को 2026 ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। विश्लेषण में लिखा होगा साल 2026 2025 ईरान के लोग उठ खड़े हुए, क्योंकि 48 सालों में पहली बार उन्होंने उस आदमी की आवाज सुनी जिस पर वे भरोसा करते हैं, जिसका वे सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि वही एकमात्र आवाज है कि वे बाहर आए, उसका नाम पुकारा, वही एक नाम, और अपनी छीनी हुई आजादी वापस पाने के लिए जान दे दी। और कौन सा सबूत चाहिए आपको कि यही वो आदमी है जिस पर भरोसा किया गया है? अगर आजादी के लिए आंदोलन है, अगर आप सच में ऐसे आजादी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो जो लोग यहां से बैलेट बॉक्स तक जाना चाहते हैं, उनसे उनका कंपास मत छीनिए। और अब आप मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ज्ञान की कमी, समझ की कमी। वे विश्वास नहीं करते वे विश्वास नहीं करते कि राजशाही या गणराज्य का फैसला ईरान के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप या प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ ईरान के लोग ही फैसला कर सकते हैं। तो भविष्य में ये लिखा जाएगा। पश्चिम ने इसे नहीं समझा। वे ये नहीं समझ पाए कि ईरान के लोग एक आदमी पर भरोसा करते हैं। ये सिर्फ एक आदमी नहीं हो सकता। आपको चुनाव कराना होगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक परंपरा, ऐसी स्थिति है कि केवल एक ही आदमी है जिस पर वे भरोसा करते हैं कि वो राजा या राष्ट्रपति नहीं बनेगा, लेकिन जो उन्हें मतदान केंद्र ले जाएगा। एमिली, समस्या की जड़ यही है। अब फिर से इतनी बुनियादी चीज भी नहीं समझ पाते। वो तर्क, तो शक होता है कि आप इसे समझना ही नहीं चाहते। इससे ये शक पैदा होता है कि यहां बहुत सी ताकतें असर डाल रही है। हमने प्रभाव डालने वाली गतिविधियों का जिक्र किया था। यहां हितों का टकराव है। यहां, आप जानते हैं, यहां हितों का टकराव दिखता है। आप जानते हैं, राजनीति में छवि भी मायने रखती है। तो ये सारे सवाल पूछना जायज है। क्यों? क्योंकि कोई ये वाजिब सवाल पूछेगा। आप जानते हैं, ऐसी बात पे जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत क्यों है? आपको ऐसा कहने की जरूरत क्यों है? किसी ऐसे व्यक्ति के समर्थन या आलोचना में जिसे ईरान के लोग समर्थन करते हैं, आपको ये या वो कहने की जरूरत क्यों है? मैं वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने गया था। मैंने दोस्तों और लोगों से YMCA बजाने को कहा ताकि राष्ट्रपति जान सके कि हम वहां हैं। हमें उनका पसंदीदा गाना पता है। और फिर मैंने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, इस सदी के सबसे बड़े अपराधी आयतुल्लाह खामेनेई को हटाने या हटाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। हम इसकी सराहना करते हैं। ईरानी बच्चों के उन हत्यारों को हटाने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप जानते हैं, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मुझे लगता है कि ये 1775 है और सम्मान प्रिय और स्वतंत्रता प्रिय लोग जॉर्ज तृतीय तानाशाह द्वारा चलाए जा रहे सबसे बड़े सैन्य बल से लड़ रहे हैं। और यहां के लोग बेबस हैं, उन्हें लड़ना नहीं आता। जानते हो, उनके पास अपने कृषि उपकरण ही उनके हथियार हैं। और वहां एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी, वो आपकी मदद के लिए आता है और कहता है, मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। आप जानते हैं, आपको आपकी आजादी वापस दिलाने के लिए। लेकिन इसमें एक ही समस्या है। एक आदमी है, नाम जॉर्ज वॉशिंगटन। मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं है। पता नहीं वो इस क्रांति का सही नेता है या नहीं। अमेरिकी, तुम जानते हो, वे अपनी आजादी चाहते हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस आदमी के बारे में यकीन नहीं है। आप क्या कहेंगे?
और इतिहास उस स्थिति का मूल्यांकन कैसे करे? यही तो हमारी स्थिति है। मुझे लगता है कि अमेरिका के हित में है कि वो समझे स्थिरता के लिए जन समर्थन और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जरूरी है। वे किसी छोटा मोटा अगुवा को नहीं ढूंढ सकते। प्रिंस रेजा पहलवी जो लोगों के आंदोलन का नेतृत्व बैलेट बॉक्स तक करे, ये एकमात्र मुद्दा है। अगर हम इसे समझा सकें एमिली, मुझे लगता है यही इस जटिल स्थिति की गंभीरता है। बस इस सवाल का जवाब मिल जाए, क्या आप एक मुक्ति अभियान चला रहे हैं या व्यक्तिगत अभियान चला रहे हैं? इसका जवाब पहला है, दूसरा नहीं। ये एक मुक्ति अभियान है जिसे प्रिंस रेजा पहलवी चला रहे हैं। इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। उसका विरोध करना समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता। इतिहास इसे एक भयानक गलती के रूप में देखेगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ, क्विंसी इंस्टीट्यूट, जहाँ त्रिता पारसी कार्यकारी उपाध्यक्ष और सह संस्थापक हैं, ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि इजरायल अमेरिकी नीति और जनमत में हेरफेर करने के लिए अरब डॉलर का अभियान चला रहा है। इसी दौरान कई आलोचकों ने कहा है कि क्विंजी व एनआईएससी से जुड़े लोग खुद इस्लामी शासन के मुद्दों पर वकालत कर चुके हैं और उनकी पारदर्शिता व विदेशी प्रभाव पर सवाल उठते रहे हैं। क्या उनसे फारा के तहत पंजीकरण की मांग हुई है? अमेरिकियों को वैध वकालत, विदेशी प्रभाव संचालन और कब संगठनों को खुद अधिक जांच के दायरे में आना चाहिए, जिसमें फारा जैसे कानून भी शामिल हैं, इन सब के बीच कैसे अंतर करना चाहिए? एमिली, जब जब व्यक्ति अन्य सरकारों की ओर से कार्य करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार, न्याय विभाग इसे गंभीरता से लेता है। तो आप जानते हैं, मेरा इस बारे में व्यक्तिगत अनुभव है और मैं आपको बता सकता हूं कि वे इसे वाकई गंभीरता से लेते हैं। कभी कभी कुछ मामलों में बिना वजह भी, लेकिन वे अच्छा काम करते हैं। ज्यादातर मामलों में वे ऐसा ही करते हैं। सवाल ये है कि ये कैसे है कि कुछ व्यक्ति कुछ राजनयिक बैठकों में दिखाई देते हैं और वे लगातार एक विदेशी सरकार के हितों की वकालत करते हैं जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध में है। और ये कैसे है, कौन से दिशा निर्देश और कानून का पालन किया जा रहा है? आखिर ऐसा कैसे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें एक संघीय न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया था? असल में आप जानते हैं, भाषाएं, आप जानते हैं, अगर 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 आप ईरानी सरकार के एजेंट में ही हैं, मुझे नहीं पता आपको क्या कहूं, क्योंकि सबूत यही दिखाते हैं। और जब ऐसा होता है, मुझे लगता है कि अमेरिकियों को सवाल पूछने का हक है। और मैं वो सवाल एक अमेरिकी के तौर पे पूछता हूं, क्यों? ऐसा क्यों है कि न्याय विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या ये राजनीतिक लाभ है? मैं समझता इस्तेमाल होने वाले बेवकूफ। ठीक है, समझ गया। अगर ऐसा है, अगर ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कुछ मूर्खों को विशेषज्ञों की तरह इस्तेमाल किया जाए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं समझता हूं कि ये एक सामरिक कदम है, ये करना जरूरी है और मुझे बस अपनी दलील अपने तक रखनी है और इंतजार करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कभी कभी ऐसे लोगों को रखने का लागत लाभ जिनके कई निहित स्वार्थ हैं और जिनका कोई उसूल नहीं है, जिनका बिल्कुल भी कोई उसूल नहीं है। पैसा। एमिली, तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उपयोगी मूर्खों को पैसे मिलते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है, वही करने के लिए, अपने कामों के लिए। और तुम जानते हो, मुझे लगता है अब अमेरिका सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हम युद्ध में हैं। अगर अधिकारी उन चीजों की जांच नहीं करते जिनकी उन्हें करनी चाहिए, तो ये उनकी लापरवाही है। उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि सख्त कार्रवाई, वास्तव में दूसरे देशों के एजेंटों पर कार्रवाई करना बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, सभी ज्ञात तरीकों और परिभाषाओं के अनुसार, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो यहां एक समस्या है एमिली, इसे सुलझाना जरूरी है। अब अमेरिका में कई संगठन और टिप्पणीकार हैं, जैसे ट्रीटा पारसी, एनआईएससी के अन्य लोग और दूसरे संगठनों के लोग,
जिन्होंने अमेरिकी लोगों, खासकर मीडिया और नीति निर्माताओं में इस्लामी शासन को समझाने में अहम भूमिका निभाई है। अमेरिकी जनता को उस प्रभावशाली नेटवर्क के बारे में क्या जानना चाहिए और बीते दशकों में इसने अमेरिका की नीति पर इस्लामी शासन के पक्ष में और क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के खिलाफ कैसे प्रभाव डाला है? आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्लामी गणराज्य का प्रभाव अभियान कोई अफवाह नहीं है। सिर्फ उन सभी लोगों को देख लीजिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन पर मुकदमा चला और दोषी ठहराए गए। उन्होंने सर्वोत्तम हित में काम किया, चाहे वो इस्लामी गणराज्य को उपकरण भेजना ही क्यों ना हो। और वैसे वे सभी उन अपराधों में सहभागी हैं जो इस्लामी गणराज्य ने पिछले 48 वर्षों में ईरानी लोगों के खिलाफ किए हैं। वे सभी सहभागी हैं। एक दिन उन्हें जवाब देना ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी खुफिया एजेंसियों के लिए कैसे काम करते हैं, या कितनी बार और किस किस नाम से उपयोगी बेवकूफ की भूमिका निभाई है, या उन्होंने कितना पैसा जमा किया। एक दिन आएगा जब उन्हें कानून के सामने जवाब देना पड़ेगा। और वो दिन आने वाला है, बिल्कुल बिना किसी शक के। ऐसे लोग हैं जिन्होंने समर्पित किया है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने संसाधन न्याय सुनिश्चित करने में लगाए हैं। और अनदेखा करना, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को अनदेखा करना अमेरिकी जनता के साथ अन्याय है। अमेरिकी लोगों को ईरानी प्रभाव अभियानों की परवाह क्यों करनी चाहिए? ठीक है, मैं बस बता दूं कि मैंने इस पर जल्दी से नजर डाली। अमेरिकियों को 1979 से इस्लामी गणराज्य की परवाह क्यों करनी चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने संगठन इस्लामी गणराज्य के उस खतरे का मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं, जिसने शुरुआत में अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था, ये सिर्फ बीजान ज्ञान तक सीमित नहीं है। ये अफवाह नहीं है। इस्लामी गणराज्य के विरोधी जायोनिस्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी नहीं, ये सिर्फ तथ्य है। ऐसा ही हुआ था 48 सालों तक, यही सामान्य बात रही है। और हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि हम लोगों को जागरूक करें, ये समझें कि ईरान क्या है और हम ये युद्ध कैसे जीत सकते हैं। प्रभाव अभियान को देखना होगा, इसमें कुछ लागत भी है। अगर आप देखें, मेरे पास कुछ ऐसे उपयोगी मूर्ख हैं जो दूसरी तरफ के दोस्त जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वे मेरी ही तरफ हैं। जब लोगों में सम्मान नहीं होता तो ऐसा महसूस करना बेवकूफी है। किसी चीज से कोई जुड़ाव नहीं है, बस पैसा और शोहरत है। और इसलिए ये एक खैर नहीं, ये बहुत सारे पैसे के बारे में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लोग सिर्फ मशहूर होने के लिए कुछ करते हैं एमिली, सिर्फ मशहूर होने के लिए। यहाँ तक कि उन्हें उपयोगी मूर्ख और बहुत सारी और भी अपमानजनक बातें कहे जाने के लिए भी। उन्हें अपनी कोई इज्जत नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? हाँ, हमें सभी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस्लामी गणराज्य की दहशत और तानाशाही के खिलाफ इन उपायों की भी एक कीमत है। मैंने इस पर थोड़ा जल्दी से अध्ययन किया। ओहायो में कोई व्यक्ति हमारे सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति के गृह राज्य, वहां कोई एक छोटी सी घर खरीद सकता था। यही वजह है कि आपको इसकी परवाह करनी चाहिए। आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। एक अमेरिकी करदाता के रूप में मैं बता सकता हूं, आप इस्लामिक रिपब्लिक के दुस्साहसिक कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं। आतंकवाद और मध्य पूर्व में तबाही मचाने की कीमत चुका रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक को हटाओ, मध्य पूर्व काफी ज्यादा सुरक्षित जगह बन जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक जिसे हम जानते थे मर चुका है। कोई वायुसेना नहीं, कोई नौसेना भी नहीं, घटती जा रही है। वे कहते हैं हमने अपनी सबसे बेहतरीन मिसाइलें आखिरी चरण के लिए बचाई हैं। अच्छा, ठीक है, चलो देखते हैं तुम आखिरी मिसाइलें कैसे इस्तेमाल करोगे और उसके बाद कहां पहुंचोगे। तो अच्छी खबर यह है कि तुम एक खुले कब्र के पास एक सड़ी हुई लाश को देख रहे हो, जो उस कब्र की तली में फेंकी जाने वाली है। इसे ईरान का इस्लामी गणराज्य कहा जाता है। 1979-2026। अब हमें समापन करना है, लेकिन मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बहुत से ईरानी चिंता जता चुके हैं। कई इजरायली भी मानते हैं कि बार बार युद्ध विराम और फिर युद्ध में लौटना
कि यही चीज इस्लामी गणराज्य के अंत को रोक रही है। तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ। जब लड़ाई में विराम आता है, जैसे कि अभी है, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस युद्ध में फिलहाल एक विराम है। क्या इसका मतलब है कि ये अंत है? क्या इसका मतलब है कि हमें निकट भविष्य में फिर से इस मुद्दे से निपटना होगा? आपकी राय क्या है? एमिली, जब भी सैन्य कार्रवाई में विराम आता है और साथ ही कोई खतरा मौजूद हो कि अगर तुम आकर मेरे सामने आत्मसमर्पण नहीं करते तो मैं वही करूंगा जो मैं कल तुम्हारे साथ कर रहा था। निश्चिंत रहो, एक विराम अंत में ही होता। आप जानना चाहते हैं कि अंत तब है जब संयुक्त राज्य अमेरिका फारस की खाड़ी से अपना सारा सैन्य उपकरण वापस बुला लेता है। जब ऐसा होता है तब आप जानते हैं कि वही अंत है। जब तक वे वहां नहीं पहुंचते, इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 अरब डॉलर से ज्यादा और अमेरिकियों की जानें दांव पर नहीं लगाएगा वापस आने के लिए। मध्य पूर्व के खतरे को वही छोड़कर ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको पूरे विश्वास से बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। वे कहते हैं, आप जानते हैं, नवंबर तक चुनाव, राष्ट्रपति शक्तियां का इंतजार करो। मैं नहीं मानता। मैं नहीं कहता कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे बेहतर जानता हूं। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप का अध्ययन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है आप सहमत होंगे एमिली, राष्ट्रपति ट्रंप हारना पसंद नहीं करते। उन्हें एक हारने वाले के रूप में पद छोड़ना पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। वो काम पूरा करेगा। वो अमेरिका के हित में ही काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरानियों को तानाशाही से मुक्त कराने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं, ऐसा तब होता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखा जाता है, खासकर मध्य पूर्व में इजराइल के लिए ये होगा। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप जीतेंगे। आप जानते हैं, वे कहते हैं, बिजान, तुम राष्ट्रपति ट्रंप जो भी कहते और करते हैं उससे हमेशा सहमत रहते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राष्ट्रपति से असहमत था जब उन्होंने बिना ये स्पष्ट किए कहा कि मदद आ रही है। वो गलत था, वो गलत था। वो ऐसी चीज बनेगी जो हमेशा याद रहेगी। तुम जानते हो, किसी ने एक दिन मुझसे कहा था, एमिली, उन्होंने कहा, अगर तुम गलती नहीं करना चाहती, अगर आलोचना से बचना है तो कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बनो। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये फैसले ले रहे हैं, किसी से पूर्णता की अपेक्षा न करें। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं। आप अपनी पूरी कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने देश से प्यार करते हैं और आप अमेरिका के लिए जो सबसे अच्छा है वही करते हैं। तो मैंने अक्सर ये कहा है कि ईरान के लोगों का राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति कोई कर्ज नहीं है। उन्होंने दिखाने के लिए अपने बच्चों की जान देकर कीमत चुकाई है कि वे क्या चाहते हैं। और आप जानते हैं, अगर एक बात है जिसे समझना जरूरी है तो वो ये है कि ये किसी शासन प्रणाली या भविष्य की सत्ता या किसी चीज की वकालत नहीं कर रहा है। ये उस सिद्धांत की वकालत कर रहा है कि ईरान में एक जन आंदोलन है जिसे लायन एंड सन मूवमेंट कहा जाता है। ये एक वास्तविक आंदोलन है और उन्होंने शेर और सूरज को एक प्रतीक के रूप में चुना है, एक ऐसे ध्वज के रूप में जिसे वे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उठवाते हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं, क्योंकि झंडे खुद नहीं चलते, उन्हें कोई न कोई थामे रहता है। लोग झंडे को देखते हैं, वे उसका अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन पूछेंगे, झंडा कौन ले रहा है? अगर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है, वे उसका अनुसरण नहीं करेंगे, चाहे कोई उन्हें कितना भी अच्छा इंसान समझे। आप उनके साथ काम कर सकते हैं। नहीं, वे नहीं है, वे नहीं है। गोलियत को देखिए। आप जानते हैं, उसका उपनाम है प्लायर्स। प्लायर्स, यही तरीका है लोगों को पकड़ने का। आप छात्रों को प्लायर्स से पकड़कर यूनिवर्सिटी की छत से फेंक देते हैं। उनकी मौत, यही है वो अच्छा इंसान जिसके साथ आप काम करेंगे। सच कहूं, हम अपने दुश्मनों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यही यही समस्या है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये जरूरी है। हमें जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप को वाकई में प्रिंस का समर्थन करने के बारे में सोचने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। प्रिंस को राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन की जरूरत नहीं है, उन्हें ईरानी लोगों का समर्थन चाहिए। और सही सवाल ये है, क्या उनके पास वो समर्थन है? वे कहते हैं, ठीक है, वो जमीनी बल संगठित कर सकता है, लेकिन आप मदद ही नहीं कर रहे। इसीलिए आपकी टिप्पणी मदद नहीं कर रही है।
शायद यही कारणों में से एक है। आप और भी बहुत सारे बहाने ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है कि लैफायट को गलत जवाब देना है। मामला शायद पूरी तरह ऐसा नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये इसका हिस्सा हो सकता है और इसे सुधारा जा सकता है। अभी भी समय है। कोई समर्थन की जरूरत नहीं, किसी भी तरह के अनुमोदन की जरूरत नहीं। बस ईरान के लोगों की बात सुनिए। उनकी बात सुनिए। उन्हें और क्या कहना है? 52,000 लोगों की जान से बढ़कर आपको और क्या सबूत चाहिए? और ये मैं वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आंकड़ा दोहरा रहा हूं। 52,000 नौजवानों की जानें। इन चेहरों को देखिए, इनका भविष्य छीना गया। और ये एक त्रासदी है। आखिरी बार इतनी बड़ी त्रासदी कब हुई थी? और क्या मीडिया निष्पक्ष है? क्या मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है या उसे दबा रहा है? हमें उनके विवादित आंकड़े नहीं पता, ये वो। आपको इसकी दोनों पक्षों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जानते हैं ना? और इसी वजह से ईमानदार रिपोर्टिंग और रिपोर्टों के प्रकाशन में फर्क था। और इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप कुछ मीडिया संस्थानों को फेक मीडिया कहते हैं। हम दोनों जानते हैं कि वे सचमुच मौजूद हैं। एक्सेस ऑफ ट्रूथ पे आपके साथ होना अच्छा लगा। जैसे सच, जैसे मेरे सम्मानित मित्र लेफ्टिनेंट जनरल माइक फ्लिन ने कहा, सच को सवालों से डर नहीं होता। ठीक है, हमें यहीं पर रुकना होगा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ बिजान कियान कि आपने आज एक्सेस ऑफ ट्रूथ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला।